हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला पार्ट यानी कि पार्ट 3, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले संभावित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, खाली स्थान दिया है, डैश वित्तीय विवरणों के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है एस ए 500 है या फिर एस ए 400 है या एस ए 200 या फिर एस ए 300। इसमें क्या फिलअप होगा? तो जैसा कि हम लोग करने से पहले देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंकेक्षण मापदंड यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में क्या है, में अंकेक्षण के उद्देश्य तथा क्षेत्र को बताया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, इसको याद कर लीजिए कि ऐसे 200 जो है इसमें क्या है, अंकेक्षण के उद्देश्य तथा क्षेत्र को बताया गया है। मापदंड ऐसे 200 में यह बताता है कि अंकेक्षण को क्यों क्या करता है तथा उसका वित्तीय विवरण पर कहाँ तक क्षेत्र निर्धारित है। ठीक है, उसकी क्राइटेरिया कहाँ तक डिसाइड है, इस चीज़ को इसमें बताया जाता है ऐसे 200 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा एस ए 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, एस ए 200 द्वारा जारी बुनियादी सिद्धांतों के संबंध में भिन्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको गलत ढूंढना है जो लेखा परीक्षण के समय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है। ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसा कि पिछले इसी साल फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसी में ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है, लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राहक के व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे नहीं बोल दिया है। कह रहा, लेखा परीक्षा कार्य के साक्ष्य के लिए लेखा परीक्षा द्वारा कार्य पत्रों का तैयार करना चाहिए। ग्राहक की अनुमति के बिना या किसी नियामक आवश्यकता के बिना लेखा परीक्षक को ग्राहक की सूचनाओं को खुलासा नहीं करना चाहिए। और चौथा दे रहा है, अंकेक्षक को अपने कार्य के प्रति सीधा, सच्चा, ईमानदार व पक्षपात रहित होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑडिटर है अपने क्लाइंट के व्यापार तथा प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है कि जानना चाहिए, क्योंकि अंकेक्षक व्यापार की प्रकृति के अनुसार अपना जो ऑडिटिंग है उसको तैयार करता है, जिससे उसे अंकेक्षण कार्य में जो है आसानी होती है। और वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या दे दिया था, यहाँ पे दिया था नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए, लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राहक के व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कौन सा कथन जो है गलत है, बाकी जो है ये सब सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147। अब देखिए, धारा में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 है, फिर उधर आप इनकम टैक्स वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें 1961 है, उसमें भी धाराएं चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो इसमें कह रहा, धारा 147 के अनुसार यदि किसी लेखा परीक्षक ने जानबूझकर या जानबूझकर किसी कंपनी या उसके शेयर धारकों को धोखा देने के इरादे से प्रावधान का उल्लंघन किया है तो वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो अधिकतम तक बढ़ सकता है। कितने लाख तक पूछ रहा है? पहला 10 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 1 लाख या चौथा 25 लाख। तो हम लोग देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। और यहाँ बता रहा है कि जो कंपनी एक्ट है 2013, इसकी धारा 147 में के अनुसार यदि एक लेखा परीक्षक ने जानबूझकर किसी कंपनी या उसके शेयर धारकों आदि को धोखा देने के लिए प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो वह जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो अधिकतम कितना हो सकता है? 25 लाख तक हो सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि इन्हें जो है 25 लाख तक अधिकतम जुर्माना दिया जा सकता है, और ये कंपनी एक्ट किस धारा में, 2013 की किस धारा में दिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा कि धारा 147 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है।
इस तरह से आप याद करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर है और कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 के अनुसार यदि एक लेखा परीक्षक ने जानबूझकर किसी कंपनी या उसके शेयरधारक को आदि को धोखा देने के इरादे से प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। पहला दे रहा है 2 साल, 6 साल, 5 साल या 1 साल। तो इसमें जो अधिकतम राशि थी वो तो आप लोगों ने जान लिया है कि 25 लाख तक कम से रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कम से कम कितना जुर्माना लग सकता है और जो इसका जेल है यानी कितने साल की जेल होगी ये देख लिया जाए। और यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 में प्रावधान किया गया है कि कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में उसे एक अवधि के लिए कारावास या 1 वर्ष तक जुर्माना या जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। यहाँ पे 25,000 रुपये से कम नहीं होगा और 25 लाख तक उसमें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है, वहाँ तक हो सकता है। और ये धारा 147 में ही इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1 साल हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146, अभी हम लोग 147 देखे हैं, ठीक, यहाँ पे 146 के तहत किसी भी सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए एक लेखा परीक्षक का कर्तव्य है। यहाँ पे भाग होगा, ठीक है। पहला दे रहा स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो लेखा परीक्षक बनने के योग्य नहीं है, केवल अपने आप से। तीसरा है लेखा परीक्षक का किसी सामान्य बैठक में भाग लेने का कोई कर्तव्य नहीं है। और चौथा है स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो एक लेखा परीक्षक बनने के योग्य है। तो 146 में क्या कहता है हम लोग देखेंगे और यहाँ पे डिटेल्स में देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अंतर्गत अंकेक्षक के संप्रेषण एवं सूचना जो कि सामान्य सभा में देता है उसका वर्णन है। धारा 146 के अनुसार अंकेक्षक को सामान्य सभा में अपना मत एवं विचार रखने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि किस धारा में इस चीज़ का जिक्र है कि वो अपना मत जो है एवं विचार रखने का उसे अधिकार है, राइट्स है। तो 146 के अंतर्गत भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 धारा 146 के अनुसार अंकेक्षक को सामान्य सभा में बैठक एवं सुनने का अधिकार है, परंतु यह अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। वह सामान्य सभा में स्वयं जाना चाहता है या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज 5 क्वेश्चन ही हम लोगों ने देखे हैं और फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लिया जाएगा और ऑडिटिंग से जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है इन सबको केवल 10 मिनट कभी भी देख सकते हैं, कभी भी देख लेंगे। तो जो भी ऑडिटिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कम से कम मान के चलिए 20 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही और आप 20 में कुछ नहीं करेंगे तभी 16-17 आराम से करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कवर कर लेंगे। फिर इनकम टैक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उन सबको भी कवर किए जाएंगे और ऑडिटिंग इनकम टैक्स से कम आपको 40 क्वेश्चन तक मिलने वाले हैं, ठीक है। 35 तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो इन सबको कवर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देखिए और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जी जान से तैयारी कीजिए। साथ ही कंप्यूटर की भी आप तैयारी करते रहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका जो रिटेन वाला जो एग्ज़ाम है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सेकंड पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। तो 25 क्वेश्चन तो आपको उसमें नंबर लाने ही हैं 50% लगभग 50 में। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में अच्छी पकड़ करिए। अभी समय है, अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आया है और जैसे ही आ जाएगा फिर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।